आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बड़ी खबर यह है कि अच्छे दिन लाने का वादा करने वाली मोदी सरकार ने एक बार फिर महंगाई का महा अटैक किया है। रेल किराए में भारी बढ़ोतरी के हफ्ते भर बाद ही अब पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा कर दिया गया है। मोदी सरकार में पेट्रोल के दाम में पहली बार इजाफा हुआ है और प्रति लीटर ₹1.69 की दर से बढ़ोतरी की गई है। वहीं डीजल के दाम में प्रति लीटर 50 पैसे का इजाफा हुआ है। दाम बढ़ने के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल ₹73.25 प्रति लीटर बिक रहा है, जो कि पहले ₹71.56 में बिकता था। वहीं मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹80.16 की जगह अब ₹81.85 हो गई है। बड़ी कीमतों के बाद कोलकाता में पेट्रोल की कीमत ₹79.42 की जगह ₹81.11 प्रति लीटर हो गई है। वहीं चेन्नई में पहले ₹74.76 प्रति लीटर बिकने वाला पेट्रोल अब ₹76.45 प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर लोगों ने नाराजगी जताई और मोदी सरकार से पूछा कि क्या अच्छे दिन ऐसे ही आएंगे। भाई देखो, बहुत अच्छे दिन आ गए हैं और ऐसे अच्छे दिन आए तो मेरे ख्याल से हर हफ्ते के अंदर बढ़ा करेगा इसका प्राइस। अच्छे दिन आएंगे नहीं, लोगों को राहत नहीं, ये ऐसा उम्मीद जरूर थी लेकिन इससे राहत नहीं मिलेगी। जिससे बढ़िया तो वो पहली सरकार थी, फिर हमें बदलने का मतलब क्या हुआ। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों पर चुटकी साधते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार के अच्छे दिन अब दिखने लगे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि जनता इन अच्छे दिनों को अगले 100 सालों तक नहीं भूलेगी। डीजल और तेल के दाम बढ़ाए गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो अच्छे दिनों की परिभाषा है, इस मुल्क को भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाने जा रही है। वो अच्छे दिन भारत की जनता अगले 100 साल तक नहीं भूलेगी। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमत पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बड़े ही अनमने तरीके से प्रतिक्रिया दी है और कहा कि इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी बढ़ी है। पेट्रोल और डीजल, देखिए, आप जो चीज मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए जो चीज आपके हाथ की बात नहीं है उसमें आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। पेट्रोल डीजल के बड़े दाम से निशाने पर आई बीजेपी अब इराक संकट का रोना रो रही है। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि इराक में बिगड़े हालात की वजह से ना चाहते हुए भी दाम बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा। इराक की अस्थिरता ने कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि जिसमें संभावित रूप से तेल की खपत और तेल के आयात में कमी आ सकती है। तो मैं समझता हूं कि इस दृष्टिकोण से भी ये बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी मोदी सरकार पर तंज कसा। लालू बोले, अभी अच्छे दिन के इंतजार में देखो क्या क्या भोगना पड़े। अभी महंगाई और बढ़ने वाला है। अच्छा दिन का इंतजार करिए। अच्छे दिन का सपना दिखाते हैं। और लोग जो भ्रम में आकर के सपना दिखाया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी और तांगे की सवारी करके अपना विरोध जताया। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई पर केंद्र से जवाब भी मांगा। सिर पर काला कपड़ा पहनकर कांग्रेस के विधायक बैलगाड़ी और तांगे पर बैठे और बीच बाजार में घूमकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। कांग्रेस ने बड़ी कीमतें फौरन वापस लेने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पेट्रोल डीजल के बड़े दाम के विरोध में समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। पीएम को पलटी मार बताते हुए एसपी कार्यकर्ताओं ने बढ़े दाम वापस लेने की मांग की। वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन भी किया। मोटरसाइकिल को जमीन में सुपुर्दे खाक कर पेट्रोल के बढ़े दाम का विरोध जताया गया। सपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के विरोध में आगरा में समाजवादी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इसके कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेट्रोल डीजल के साथ साथ प्याज भी लोगों को रुला रहा है। राजधानी दिल्ली में प्याज की कीमत में करीब 10 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के अलावा देश भर के दूसरे शहरों में भी प्याज की कीमतों में उछाल देखा गया है। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली की थोक मंडी और खुदरा बाजार में प्याज के भाव में दोगुने का अंतर है। पिछले हफ्ते दिल्ली थोक मंडी में ₹13.25 प्रति किलो के भाव से प्याज बिक रहा था, जो कि खुदरा बाजार में ₹24 में बेचा गया। प्याज की सबसे बड़ी मंडी नासिक में भी प्याज की कीमतों में भारी इजाफा देखा गया है। 100 किलो के प्याज वाले एक बोरे की कीमत 1500 से 2300 रुपए तक है।
बढ़िया क्वालिटी वाले प्याज में प्रति बोरे 200 से 300 रुपए तक का इजाफा हुआ है। दिल्ली में न सिर्फ प्याज के भाव बढ़े हैं बल्कि आलू, टमाटर, गोभी के रेट में भी भारी उछाल आया है। जो आलू हफ्ते भर पहले 15 रुपए का बिकता था वो अब 20 से 25 रुपए किलो का बिक रहा है। 20 में बिकने वाला टमाटर 30 और गोभी 40 की जगह 60 रुपए में बिक रही है। दिल्ली में जो करेला पिछले हफ्ते तक 15 रुपए बिका वो दोगुना होकर 30 रुपए प्रति किलो हो गया है। परवल 30 रुपए से बढ़कर 40 रुपए बिक रहा है। पिछले हफ्ते 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाला तोरी और भिंडी अब 30 के भाव में बिक रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो बैंगन, लौकी, खीरा, पालक जैसी साग सब्जियां पिछले हफ्ते तक 20 रुपए प्रति किलो तक बिक रही थी, लेकिन आज की हालत यह है कि सभी सब्जियां 50% बढ़कर 30 रुपए प्रति किलो हो गई हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि जमाखोरी के चलते प्याज की कीमतों में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि जमाखोरी राष्ट्रद्रोह की तरह है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जब हमारे पास में प्याज की कमी नहीं है, आलू की कमी नहीं है, अनाज की कमी नहीं है, चीनी की कमी नहीं है और उसके बावजूद भी लोग होर्डिंग करके मुनाफाखोरी करके दाम बढ़ाने की कोशिश की जाए करेंगे, ये तो राष्ट्रद्रोह है। इसको किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महंगाई के मोर्चे के बीच लेट लतीफ मानसून भी मोदी सरकार के लिए मुसीबत बनता हुआ दिख रहा है। मोदी सरकार के लिए ये पहला मानसून है और अब तक इंद्रदेव ने उन पर कुछ खास मेहरबानी नहीं की है। अगर जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक भी यही हालत रहती है तो इससे मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बारिश न होने पर तिलहन, दलहन और धान की फसलों की खराब होने से दूसरी सब्जियों की कीमतों में तेजी आ सकती है। बिजली उत्पादन भी कम होने की आशंका है, जिससे संकट गहरा सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की दौड़ शुरू हो चुकी है। पहली कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद छात्र छात्राओं का कॉलेजों में आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कॉलेज पहुंचकर कई छात्रों ने फॉर्म भरे। डीयू के कॉलेजों ने 30 जून को पहली कट ऑफ लिस्ट जारी की। 100% की हाई कट ऑफ ने छात्रों के पसीने छुड़ा दिए। 4 साल के डिग्री कोर्स को लेकर चल रहे बवाल की वजह से इस बार एडमिशन में देरी हुई। डीयू के आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में बीएससी कंप्यूटर साइंस की पहली कट ऑफ 95 से 100% के बीच रखी गई है। वहीं आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में बीएससी कंप्यूटर साइंस की पहली कट ऑफ 98 से 100% के बीच है। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में 97 से 100 के बीच का कट ऑफ रखा गया है, जबकि हिंदू कॉलेज में बीकॉम में कट ऑफ 97.25 से 99.75 के बीच है। हंसराज कॉलेज में बीएससी कंप्यूटर साइंस में पहली कट ऑफ 98.33 से 99.33% के बीच रखी गई और हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ 96 से 98.5% के बीच है। एसआरसीसी कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स के लिए कट ऑफ 97.5 से 99.25% के बीच है और हिंदू कॉलेज में इकोनॉमिक्स के लिए कट ऑफ 97.5 से 99% के बीच रखा गया है। इस बार डीयू के सारे कॉलेज कुल 5 कट ऑफ लिस्ट जारी करेंगे। हर कट ऑफ में दाखिले के लिए 3 दिन का वक्त मिलेगा। दाखिले के लिए नए पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। साल 2012 की तरह मार्कशीट दिखाकर सीधे दाखिला मिल सकता है। बंगाली अभिनेता और ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद तपस पाल ने बेहद शर्मनाक बयान दिया है। तपस ने कहा कि अगर किसी ने टीएमसी के लोगों को छुआ तो मैं उसके घर अपने लड़के को भेजकर रेप करवा दूंगा और गोली मार दूंगा। अपने सांसद तपस पॉल के शर्मनाक बयान पर टीएमसी ने जवाब मांगा है। तपस को कल तक नोटिस का जवाब भी देना है। पार्टी प्रवक्ता डेरेक ओब्रायन ने तपस के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि हम तपस का समर्थन नहीं करते। शर्मनाक बयान देने के बाद तपस पॉल सामने तो नहीं आ रहे, लेकिन उनकी पत्नी नंदिता पॉल मीडिया के सामने आई और अपने पति के बयान पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि तपस को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। Whatever he has said, it's not right. Being a member of the parliament, and he reacted to it very badly, which he shouldn't have had. Say I did not like it, and I'm saying sorry about it. शर्मनाक बयान के चलते तपस पॉल पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं होने पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने हैरानी जताई है। आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा है कि तपस को पार्टी से बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए
उनको सबसे पहले तो बर्खास्त करना चाहिए, कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और मुझे अफसोस इस बात का है कि अभी तक उनके खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई। पूर्व आईपीएस और समाज सेवी किरण बेदी ने कहा कि ममता बनर्जी को चाहिए कि तपस पॉल को पार्टी से निकालें और एफआईआर दर्ज करवाकर उन्हें गिरफ्तार करवाएं। ममता बनर्जी क्या इस मेंबर पार्लियामेंट का एक्सप्लेनेशन कॉल करके उसको पार्टी से निकालते हैं या सस्पेंड करते हैं कि नहीं, ये हमको प्रश्न है। दूसरा, क्या अपनी पुलिस को एफआईआर दर्ज करने देंगे और उनको गिरफ्तार होने देंगे? साईं की पूजा को लेकर मचे बवाल में संघ भी शामिल हो गया है। संघ नेता एनडी वैद्य ने साईं की पूजा पर मचे विवाद को निरर्थक बताया है। उन्होंने शंकराचार्य के बयान को गलत ठहराया और कहा कि जिसे साईं की पूजा करनी है वो करे, जिसे नहीं करनी है वो ना करे। उसमें जिनको लगता है कि साईं की पूजा करनी चाहिए। स्वरूपानंद महाराज ने इस प्रकार का विवाद क्यों खड़ा किया, ये तो मेरे समझ में नहीं आया। नहीं करना चाहिए था। इस मामले में केंद्रीय मंत्री उमा भारती का इस्तीफा मांगने पर एमजी वैद्य ने शंकराचार्य पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्वामी स्वरूपानंद की हैसियत नहीं है कि वो उमा भारती का इस्तीफा मांगे। उमा भारती ने गवर्नमेंट से इस्तीफा लेना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। ये कहने का अधिकार भी उनको नहीं है, उनकी योग्यता भी नहीं है। उधर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर से उमा भारती पर निशाना साधा है। उन्होंने साईं विवाद मामले में प्रधानमंत्री के दखल की जरूरत से तो इनकार किया, लेकिन उमा भारती से साईं भक्ति पर अपना रुख साफ करने के लिए कहा है। वो अब चुप हो गई, ये भी गलत बात है। जब आपने उस मामले में पैर रखा है तो पूरा उसका समाधान कीजिए। ऐसा क्या? वहीं केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने शंकराचार्य और स्वरूपानंद के बयान पर एक बार फिर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वो पत्रकारों के सवालों को टालकर आगे निकल गई। वहीं साईं पर दिए बयान को लेकर शिरडी में शंकराचार्य स्वरूपानंद का विरोध लगातार जारी है। साईं भक्तों ने शंकराचार्य के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। नाराज साईं भक्तों ने कहा कि जब तक स्वरूपानंद शिरडी आकर माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। शंकराचार्य और स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ साईं भक्तों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। वाराणसी में गंगा में स्नान कर साईं भक्तों ने शंकराचार्य के खिलाफ मोर्चा खोला। शंकराचार्य ने कहा था कि साईं भक्तों को गंगा स्नान न करें। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी साईं विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद साईं बाबा के भक्त हैं। शंकराचार्य को साईं बाबा की आलोचना नहीं करनी चाहिए। स्वरूपानंद जी को भी कंडेम करना और साईं बाबा का भी अनादर नहीं होना चाहिए। साईं बाबा का तो मैं भी पूजा करता हूँ। ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन में खराबी होने से एक बार फिर दिल्ली मेट्रो सेवा बाधित हो गई। कीर्तिनगर और सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के बीच लाइन में खराबी आई। नोएडा द्वारका रूट पर मेट्रो कीर्तिनगर तक ही जा पा रही है। लखनऊ में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लाठीचार्ज के विरोध में आज बीजेपी सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। बीजेपी युवा मोर्चा के ये कार्यकर्ता यूपी में लगातार बढ़ रहे अपराध और बिजली कटौती को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस और कार्यकर्ताओं दोनों की तरफ से पथराव भी हुआ, जिसमें 2 पुलिस वाले घायल हुए हैं, जबकि बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं के सिर में चोट आई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने व्यापम घोटाले में घिरी शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि व्यापम घोटाले में कानून अपना काम कर रहा है। उन्होंने संघ नेताओं का घोटाले में नाम घसीटने पर कांग्रेस की खिंचाई भी की। कानून अपना काम कर रहा है, निष्पक्षता से जांच हो रही है, किसी को बचाया नहीं जा रहा है और न किसी को फंसाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि संघ के नेताओं का नाम लेकर और बदनाम करना संघ का, ये कांग्रेस का एक फैशन है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान मोदी ने इसका वादा भी किया था। जो 370 वहाँ पर हटनी चाहिए। तो इसके लिए किसको पहल करनी होगी? सरकार को करनी होगी। तो ये कहा ही है मोदी ने कि हम इसको हटाएंगे, हटा दें। अच्छा, बीजेपी के फायरब्रांड नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अनुच्छेद 370 को रद्द करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि जैसे ही देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, अगला एजेंडा अनुच्छेद 370 ही होगा।
370 धारा सबसे सरल है और एक ही इसके लिए कदम उठानी है। कैबिनेट को एक प्रस्ताव पास करनी है, उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति को भेजना है, राष्ट्रपति उसको विज्ञप्ति के रूप में ऐलान करने से ये रद्द हो सकती है। यूपी के मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के नेता महमूद आलम पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। महमूद आलम पर पाकिस्तान जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाकर सड़क पर बवाल करने का आरोप है। प्रीति जिंटा से विवाद मामले में नसवाडिया ने सवाल उठाया कि प्रीति शिकायत दर्ज कराने के बाद विदेश क्यों चली जाती हैं। बताया जा रहा है कि प्रीति नसवाडिया से जो डील करना चाह रही हैं वो नहीं होने की सूरत में विदेश चली जाती हैं ताकि नसवाडिया पर दबाव बना रहे। इससे पहले कल प्रीति जिंटा ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। सूत्रों से खबर है कि प्रीति ने विदेश जाने की अनुमति भी मांगी है। प्रीति जिंटा से मुलाकात के बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने कहा कि सारे गवाहों के बयान लेने के बाद पुलिस नसवाडिया को पूछताछ के लिए बुलाएगी। सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान का 45 साल पुराना सरोद ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट में गायब हो गया। लंदन से आते वक्त फ्लाइट से अमजद अली जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो लगेज में सरोद न देकर हैरान परेशान हो गए। अमजद अली ने ब्रिटिश एयरवेज पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 1997 में एयरलाइंस ने मेरा सरोद तोड़ दिया था और अब इसे गुम कर दिया गया। अमजद अली ने उम्मीद जताई कि चमत्कार हो और सरोद मिल जाए। ब्रिटिश एयरवेज ने सरोद गायब होने पर उस्ताद अमजद अली खान से माफी मांगी है। एयरवेज ने कहा कि हीथ्रो एयरपोर्ट पर बैगेज सिस्टम में आई दिक्कतों के चलते सरोद गुम हो गया जिसे खोजा जा रहा है। राजस्थान के पाली से पीट कर हत्या का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। बदमाश दीवार फांदकर एक फैक्ट्री की छत पर घुस आया और उसने वहां सोए गार्ड पर दनादन डंडे बरसाने शुरू कर दिए। दरिंदा लगातार गार्ड पर डंडे बरसाता रहा। उसने गार्ड को संभलने का मौका तक नहीं दिया। इतने से भी बदमाश का मन नहीं भरा। डंडे बरसाने के बाद बदमाश ने गार्ड का गला दबाना शुरू कर दिया। गार्ड बदमाश के चंगुल से छूटने के लिए छटपटाता रहा लेकिन अफसोस वो छूट नहीं पाया। गला दबाने के बाद बेहोश हुए गार्ड पर दरिंदे ने चाकू से कई वार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। गुजरात के वापी में बीती रात आग ने तांडव से अफरा तफरी मच गई। करवाड़ के भंगार गोदाम में उठी चिंगारी देखते ही देखते भयानक शोलों में तब्दील हो गई। गोदामों में केमिकल से भरे कई ड्रम प्लास्टिक और रद्दी पेपर रखे हुए थे। आग तेजी से फैली और सारे गोदाम को पलक झपकते ही अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि आसपास बने कच्चे घर इसकी जद में आ गए और 5 मकान जलकर खाक हो गए। दादरा नगर हवेली में एक टाइल्स कंपनी में अचानक आग लग गई। सिलवासा इलाके की इस कंपनी में आग लगने से आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने की कंपनियों में आग नहीं फैली। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर के बाहर एक लग्जरी कार डिवाइडर से टकरा गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि डिवाइडर से टकराने के बाद कार पलटकर 20 फीट तक आगे चली गई। बताया जा रहा है कि कार में 2-3 लोग सवार थे लेकिन हादसे के बाद सभी कार छोड़कर फरार हो गए। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक तेज रफ्तार डंपर ने एक लड़के को टक्कर मार दी जिससे उसकी जान चली गई। चेन्नई के पुरारू इलाके के मुगाली वाक्कम में शनिवार हुए इमारत हादसे में मरने वालों की संख्या 19 हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक मलबे से 19 शव निकाले जा चुके हैं। अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। चेन्नई में हुए इमारत हादसे में 2 कथित मालिकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 2 इंजीनियरों समेत कुल 6 लोगों को इस हादसे में गिरफ्तार किया है। दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक छात्र ने झगड़े में दूसरे छात्र की आंखों में तेजाब डाल दिया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिनदहाड़े 18 लाख की लूट और हत्या से सनसनी फैल गई। लूट और हत्या की वारदात से गुस्साए कारोबारियों ने एसएसपी का घेराव करके जमकर हंगामा किया। यूपी के फतेहपुर में बाइक सवार लुटेरों ने एक शख्स से 25,70,000 रुपए छीन लिए। पुलिस शख्स एक कैश मैनेजमेंट कंपनी में काम करता है। बैंक में पैसे जमा कराने के लिए जाते वक्त ये वारदात हुई। हरियाणा के हिसार में 3 लुटेरों ने पिस्तौल दिखाकर एक कमीशन एजेंट से 6 लाख रुपए लूट लिए।
बिहार के पटना में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पुलिस वाले पर आरोप लगा है कि उसने अपनी बेटी के प्रेमी को पहले बेरहमी से पीटा, फिर उसकी दोनों आंखें फोड़ी और फिर 5 गोलियां मारकर हत्या कर दी। आरोपी पुलिस वाले की बेटी ने अपने बयान में कहा है कि उसके पिता, चाचा और 2 भाइयों ने मिलकर उसके प्रेमी की हत्या कर दी। गुजरात के भरूच में नर्मदा नदी में मगरमच्छ के आतंक से लोग परेशान हैं। मगरमच्छ 4 लोगों की जान ले चुका है। असम के नगांव में प्रदेश के पहले रोपवे का उद्घाटन वन और पंचायत मंत्री रोकिबुल हुसैन ने किया। दिल्ली में यामाहा ने अपनी बाइक सीरीज के 2 मॉडल लॉन्च किए। बाइक लॉन्चिंग के मौके पर जॉन का जादू दिखा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इराक में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि सोमवार को करबला से 30 और बगदाद से 4 लोगों को निकाला गया है। अगले 3-4 दिनों में 100 और लोगों को निकालने के प्रयास हैं। इराकी सेना ने रूस से लड़ाकू विमान सुखोई मिलने के बाद से सद्दाम के शहर तिक्रित में आतंकियों पर हमले तेज कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर बेहद उत्सुक है। ऑस्ट्रेलिया भारत संसदीय समूह के प्रमुख एलेक्स हॉक ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है और हम उनके यहां आने को लेकर बहुत उत्सुक हैं। नाइजीरिया में आतंकियों ने एक चर्च पर बम फेंका और इमारत में आग लगा दी। हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। लापता हुए मलेशियाई विमान के कॉकपिट में छेड़छाड़ का अंदेशा जताया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसी वजह से विमान रडार के दायरे से बाहर हो गया। इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माउंट सिनाबुंग के फटने से 15 लोगों की मौत हो गई।